हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर बिल्कुल नया है। इसमें हम लोग जो पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे मोशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इससे बिल्कुल अलग चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली सॉलिड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से किसी सॉलिड को कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर ये वैल्यूज डिपेंड होती है। तो शुरू करते हैं। आप याद करिए, जैसे हम लोगों ने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, काइनेमेटिक्स जो चैप्टर पढ़ा था, उसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब। और उसके बाद हम लोग गए थे फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन पे, जैसे v = u + at, F = ma, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोगों ने बाद में डिस्कस किया था। ये चैप्टर भी ऐसे ही करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा बेसिक रहेगा, इसमें हम लोग बेसिक टर्म, जो नए नए टर्म्स आएंगे इस चैप्टर में जो यूज होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस में स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा, बल्क में आएगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर को ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे काइनेमेटिक्स में शुरुआत में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक टर्म समझते हैं, यहाँ पर वो बेसिक टर्म्स काम करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। और उसके बाद हम लोग जाते हैं v = u + at, F = ma, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन पर। यहाँ पर वो काम करेंगे यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं इलास्टिसिटी। ये बिल्कुल ऐसा है, देखो जैसे मोशन में आप याद करिए, मोशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है। पहले मोशन समझते हैं, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। सेम यहाँ पर भी है। पहले हमें समझना पड़ेगा इन सबसे पहले कि इलास्टिसिटी क्या है। इसके जो चैप्टर के नोट्स है ना, हैंड राइटिंग नोट्स, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो इस जैसे लेक्चर 1 खत्म होते हैं, इसके आप डाउनलोड कर लेना लिंक से और उसको पढ़िएगा और ट्राई करिएगा खुद से भी लिखे नोट्स। ठीक है, खुद से लिखे हुए नोट्स ज्यादा सही रहते हैं। तो आप जो नोट्स है ना, उसको डाउनलोड करने के बाद खुद से लिखिएगा, उनको जेरॉक्स निकालोगे तो सही नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, ये याद करिए। मोशन को इस तरह से डिफाइन किया था हम लोगों ने कि कोई भी स्टेट, जैसे मान लीजिए रेस्ट से कोई भी पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते थे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें, मोशन में। मतलब बेसिक डेफिनेशन टाइप की कुछ ऐसे भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं इलास्टिसिटी में। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास रबर है और रबर को मैं स्ट्रेच करता हूँ, या फिर मेरे पास कोई रॉड है, मान लीजिए स्पंज टाइप की कोई रॉड है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। कंप्रेस करने के बाद मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इस फोर्स का नाम एक रख देते हैं, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग इसलिए क्योंकि इसकी क्या कर रहा है, ये शेप चेंज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रबर मेरे पास है और रबर को मैं खींच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रबर को डिफॉर्म कर रहा हूँ। तो अगर आप कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का क्या हो जाता है, साइज और शेप चेंज हो जाता है। लेकिन जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूं, जैसे रबर को खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा, रबर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को मैं क्या करता हूं, इलोंगेट करता हूं, खींचता हूं और उसके बाद छोड़ देता हूं, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आती है। तो जो वापस अपने पोजीशन पे आने की जो प्रॉपर्टी, रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी है आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मेशन फोर्स, इज कॉल्ड सिंपल इलास्टिसिटी। इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा, एक क्वेश्चन हमें जो है उसका आंसर ढूंढना है कि रबर बैंड या फिर आयरन की रॉड, इनमें से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, रबर बैंड या फिर आयरन रॉड। ये पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन के अराउंड घूमता रहेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि आयरन रॉड ज्यादा इलास्टिक होगी। कॉमन लैंग्वेज में तो इलास्टिक का मतलब होता है कि जो ज्यादा खिंचता है वो इलास्टिक है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रॉपर इलास्टिसिटी जो वर्ड है वो फिजिक्स का ही है, और प्रॉपर वो ऐसा नहीं होता कि जो ज्यादा खिंचता है वो इलास्टिक होता है। बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि जो बॉडी 100% रीगेन कर ले, या 100% भी नहीं, रीगेन कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इलास्टिक बॉडी है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी इलास्टिसिटी की, इट इज द प्रॉपर्टी, सिंपल एक प्रॉपर्टी है
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब साइज और शेप से आता है। तो इलास्टिसिटी सिंपल एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिससे बॉडी क्या करती है, वापस अपनी पोजीशन क्या करती है, रीगेन करती है। अब आप देखिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं रीगेन नहीं कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल क्ले। क्ले को अगर मैं प्रेस करता हूं और छोड़ता हूं तो वो रीगेन नहीं करेगी 100%, या रीगेन तो वो करती नहीं, 0% उसका रीगेन है। तो उनको हम लोग इलास्टिसिटी तो नहीं बोल सकते, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी तो नहीं है। एक नया वर्ड आता है कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये वो नहीं है जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वो वाले प्लास्टिसिटी नहीं है। प्लास्टिसिटी का मतलब हो गया, प्लास्टिसिटी it is the property by which body does not regain its original configuration। ओके, ये हमारा जी है जो थोड़ा सा रुक गया है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो प्लास्टिसिटी ऐसे बोला जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी रीगेन नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मड, क्ले, ये सब एग्जांपल आएंगे प्लास्टिसिटी के अंदर। और इलास्टिसिटी के अंदर एग्जांपल आएंगे आयरन रॉड रीगेन कर लेती है। कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कुछ बच्चों को कि अगर हम लोग आयरन रॉड को मान लेते हैं हम लोग खींच रहे हैं, तो नो डाउट ये कोई भी साइज इसका चेंज नहीं हुआ, और जब छोड़ दे तो वैसे इस साइज है। तो कुछ लोग समझते हैं बच्चे कि अगर कोई बॉडी को खींचा जाए, उसका साइज चेंज हो, फिर छोड़े, उसके बाद रीगेन हो, तभी इलास्टिसिटी होती है। ऐसा नहीं है। होता क्या है, अगर आप मान लीजिए मेरे पास आयरन की रॉड है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं F, ये मेरा फोर्स है डिफॉर्मेशन फोर्स। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं आयरन रॉड पर डिफॉर्मेशन फोर्स, यानी मेरी इंटेंशन है कि मैं इस पे क्या करना चाह रहा हूं, साइज चेंज करना चाह रहा हूं। अब मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है या नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इस डिफॉर्मिंग वाले फोर्स को हटा देता हूं, अब फिर चेक करता हूं कि इसने कितना रीगेन किया। सिंस आयरन की रॉड ने कुछ चेंज ही नहीं हुआ था, तो कह सकते हैं 100% क्या हो गया, रीगेन हो गया। इस केस में आयरन रॉड ने क्या कर दिया, 100% रीगेन कर दिया, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल और समझो, ऐसा नहीं है कि आयरन रॉड हमेशा ही 100% रीगेन करेगी। जैसे बहुत पतली शीट है मेरे पास आयरन की, और मैं इसको साइड से करके पकड़ के रखता हूँ डिफॉर्म करके, और जब छोड़ता हूँ तो वापस ऐसे आएगी नो डाउट। कभी कभी अगर ज्यादा फोर्स लगा देता हूँ तो वो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर वो इनिशियली ऐसे थी और मैंने फोर्स लगा के उसको ऐसा टेढ़ा कर दिया, अब ये टेढ़ा ही हो गई, अब तो पूरा 100% रीगेन नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि आयरन की बनी हुई चीजें हमेशा 100% क्या कर जाए, रीगेन कर जाए। हाँ, ज्यादा हाई डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी मतलब हाई मास है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, इसी में अगर आयरन का मार्कर होता मेरे पास, और इसको मैं अगर नॉर्मल हल्के फोर्स से अगर मैं इसको खींचता तो कोई भी डिफॉर्म नहीं करता, बट वही अगर शीट होती तो वो डिफॉर्म कर जाती। तो ये नहीं है कि आयरन रॉड हमेशा 100% रीगेन करती है, बट अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो 100% क्या करता है, रीगेन, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता। तो ये दो बेसिक टर्म है हमारे इस चैप्टर की, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि इसका कॉज क्या है। ये बात तो समझ में आ गई मेरे को कि इलास्टिसिटी मतलब होता है रीगेन करने की प्रॉपर्टी को बोल देते हैं इलास्टिसिटी। अब दिक्कत है कि ये रीगेन होता ही क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट है ना, ये सीखते हैं कि कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। इसको इस तरह से समझिए, एक रॉड ले लेते हैं, मान लीजिए रबर बैंड है, इस वक्त कोई फोर्स नहीं लगा, तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी पोजीशन पे एकदम फिक्स होंगे। ये जो मैंने डार्क सर्किल में बनाए हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं,
इनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, तो मैं इसको स्प्रिंग से दिखा देता हूँ। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्स है। फिलहाल सभी मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे फिक्स है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लग रहा, मतलब हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया इसमें। इस केस में जो सभी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स जीरो। तो फिलहाल अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स रहेगा वो जीरो रहेगा। अब ऐसा करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स होगा, इसका नाम रख देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए क्योंकि इसकी टेंडेंसी है हमारे वायर को शेप और साइज चेंज करने की, क्योंकि अगर आप आगे कोई वायर को खींचते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, ये इलोंगेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे इस टाइम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, कैसे स्ट्रेच हो गए, इस तरह से स्ट्रेच हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको, इस तरह सभी मॉलिक्यूल जो है स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच हो जाता है। जब हम लोगों ने इसे फोर्स लगाया तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, स्ट्रेच हो गए। अब मैंने फोर्स रिमूव करूंगा, तो जब आप फोर्स रिमूव करते हो तो उस टाइम क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम थी, और वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे, जब आप पे कुछ ऐसा है, कोई स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो छोड़ते हो तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स उस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाएगा। इसी तरह से होता है। कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, रीगेन करने की प्रॉपर्टी, और ये रीगेन करने की प्रॉपर्टी क्यों आई थी, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को रीगेन करती हैं, अगर आप साइज क्या करें, चेंज करें। तो हम लोग यहाँ पर यही लिख देते हैं, जो इलास्टिसिटी का मेन कॉज होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होगा। जो भी मैंने अभी बोला है इसको पूरा एक्सप्लेन करके थ्योरी में जो लिखना है आपको एग्जाम्स में, अगर आप 11th क्लास में हैं तो अकेडमिक में आपके सब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसको लिखना ही पड़ेगा, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां से प्रॉपर इसमें सब लिखा हुआ है कि किस तरह से हम लोगों ने इनिशियली एक सॉलिड कंसीडर किया था, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो इक्विलिब्रियम में था, और जब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो उसके बाद मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेच्ड हो गए जिसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, और ये रीस्टोरिंग फोर्स से ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल्स थे उसको क्या करेगा, वापस लाएगा। वापस लाने की प्रॉपर्टी, रीगेन करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके टाइप्स ऑफ इलास्टिक बॉडीज देखते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले वाले हमने टॉपिक में ही समझा था कि हर एक बॉडी जो है ना वो इलास्टिक नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल क्ले का, क्ले जो है वो इलास्टिक नहीं होती है, वहीं पर रबर बैंड इलास्टिक है, और आयरन रॉड है वो भी इलास्टिक बॉडीज है। कैटेगराइज कर लेते हैं दो पार्ट में, एक बॉडी इलास्टिक और दूसरी हो जाएगी प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडी सिंपल वो जो रीगेन कर सकती है, और प्लास्टिक बॉडीज वो होंगी जो डज नॉट रीगेन, डू नॉट रीगेन। इलास्टिसिटी में भी दो पार्ट आएंगे, एक वो बॉडी जो 100% रीगेन कर लेती है, जो बॉडीज 100% रीगेन कर लेती हैं उनको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज का एग्जांपल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होते हैं ना वो हार्ड मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन से बने हुए, सिलिकॉन SiO2 से बने हुए हार्ड मटेरियल्स होते हैं क्वार्ट्ज। और जो 100% रीगेन नहीं करेगा उसको हम लोग सिंपल इलास्टिक बॉडीज भी बोल सकते हैं, सिंपल इलास्टिक बॉडीज। और प्लास्टिक बॉडीज में एग्जांपल आएंगे मड, क्ले, ये सब हमारे प्लास्टिक बॉडीज में। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पहला टॉपिक समझते हैं इसमें स्ट्रेस, जो हमारा बिल्कुल बेसिक रहेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे अभी स्टार्टिंग होता था ना, काइनेमेटिक्स में पहले मोशन समझते हैं, टाइप ऑफ मोशन समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ पे पहला टॉपिक बनेगा स्ट्रेस। ये बेसिक है इस पूरे चैप्टर का। सिंपल शब्दों में स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ restoring force per unit area। सिंपल स्ट्रेस होता है जो आप फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट सिंपल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन को निकाल सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन mlt - 2, ये l स्क्वायर सिंपलीफाई करेंगे ml - 1 t - 2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। स्केलर नो डाउट वैल्यू होती है, ये स्ट्रेस स्केलर वैल्यू होगी। इसकी भी टाइप्स आएंगे, उससे पहले डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा एक और क्वांटिटी होती है फोर्स अपॉन एरिया कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर को भी फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं और स्ट्रेस को भी। कुछ डिफरेंसेस होंगे इसके अंदर, तो पहले डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो दूसरी हेडिंग बनाते हैं स्ट्रेस एंड प्रेशर। वीडियो की लास्ट में हम लोग पहले टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रेस और प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर आप खुद से ही नोट्स बनाइएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद भी ऐसा नहीं है जेरोक्स निकाल लिए, खुद से जो है नोट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। दूसरों के लिखे हुए नोट्स कम समझ में आता है, इसलिए खुद से नोट्स बनाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको मेंशन करें, हाईलाइट करें, खुद से बनाए नोट्स। स्ट्रेस एंड प्रेशर। पहला पॉइंट अभी पढ़ा, स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है सिंपल एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। फर्क है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा स्केलर वैल्यू तो दोनों है। जो स्ट्रेस होता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी वैल्यू ना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे उसमें आएगा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट प्रेशर जो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, ये मेन इसके डिफरेंशिएट है। स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं, टेंसाइल या टेंजेंशियल, लिखते हैं टेंसाइल, और सिंपल शब्दों में नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। यानी डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं, वो डिपेंड करता है फोर्स कैसे अप्लाई करते हो। प्रेशर सिर्फ एक ही होता है, सिंपल कंप्रेसिव प्रेशर होता है, एक ही तरह का प्रेशर होता है। और सुनिए, स्ट्रेस जो है इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इंटरनल इसलिए देखिए इसके फॉर्मूले में आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स कहां डेवलप हो रहा था? अब इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था आप लोगों ने कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे वो क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी पोजीशन पर ला रहे थे। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी पे होता है बेस्ड। और ये जो प्रेशर होता है ना ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। तो ये मेन डिफरेंस है स्ट्रेस और स्ट्रेन
प्रेशर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रेस डिफाइन किए हैं, तो क्या प्रेशर तो नहीं पढ़ना, प्रेशर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिलहाल सॉलिड चल रहा है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर को। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं जो टाइप लिखे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो हेडिंग बनाते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिर इन सभी के न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी जितने भी टाइप के हमारे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ये 3 टाइप के हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, क्यों ना इसको ऐसे टेबल में बना ले तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे टेबल बना लेते हैं, तीनों को डिफरेंशिएट हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड लास्ट आएगा वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फिगर समझिए, नॉर्मल स्ट्रेस कब आएगा, जब आप इस तरह से कोई वायर को इलोंगेट करना चाहें या फिर कंप्रेस करना चाहें, इन द सेंस कि आपका जो फोर्स है वो देखो इस एरिया की क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। इस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस। इसके और भी वर्ड्स हैं, एक कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिख दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी इसको ही बोलते हैं, याद रखिएगा। और कुछ बुक्स में जो है इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेस, ये सभी इसी के नाम है, टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपल फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर देखो गौर करने वाली बात यह है कि एरिया इसमें बहुत आसान है पहचानना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, लेकिन इन केस अगर मैं कुछ इस तरह का एरिया दे दूं, जैसे इसी में चेंज करते हैं ये वाला क्यूबॉइड, अब दिक्कत यह है कि इसमें एरिया 2 है, एक तो ये वाला भी है और एक ऊपर वाला भी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें एरिया वो लेते हैं जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इसमें हम लोग एरिया ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जैसे टेंजेंट होता है, टेंजेंट उस वर्ड से बनाया गया टेंसाइल स्ट्रेस, कुछ इस तरह से है। देखिए अगर हमारा कोई क्यूब है और इस क्यूब पर ऐसे फोर्स लगाया गया, इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा बट शेप चेंज हो गई है, इस तरह से इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है बट शेप थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई है, इस तरह से। ये मैंने इसकी शेप को थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया, ये मान लीजिए एंगल थीटा, ये फिक्स है और मैंने ऊपर से फोर्स लगाया इधर साइड से, कॉर्नर से, और ये बॉडी पहले सीधे थी अब थोड़ी सी टिल हो गई है। जब टेंजेंट फोर्स लगाया तो यहाँ पर क्या हो गई, बॉडी थोड़ी सी टिल हो गई है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे कुछ नहीं किया, बॉडी की शेप चेंज हो गई है। पहले कैसे था, मान लीजिए इसी में बात करें तो ये सरफेस कैसा था, पूरा अभी रेक्टेंगल है, ये शेप अगर आगे से देखा जाए तो रेक्टेंगल है, बट आपने थोड़ा सा इसको फोर्स लगाया और थोड़े से कैसा हो गया, पैरेललोग्राम जैसा हो गया। इस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस का, टेंसाइल स्ट्रेस होती है फोर्स, इसका सभी की स्ट्रेस के फॉर्मूले सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, पर ध्यान रखिएगा इसमें जो एरिया लेते हैं वो ये वाला लेते हैं, फिक्स्ड सरफेस वाला, नीचे वाला, ये वाला। इसको ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर जो हम लोगों ने फोर्स लिया था, सॉरी एरिया जो लिया था वो परपेंडिकुलर वाला लिया था, और यहाँ पर जो एरिया लिया है वो ऐसा लिया है पैरेलल टू दी फोर्स, फोर्स भी ऐसा लग रहा है और इसी के साथ जो एरिया इधर साइड वाला ये नीचे वाला यही लिया है, फोर्स भी इधर साइड लग रहा था और एरिया भी ये वाला लिया है पैरेलल वाला। इससे पहले वाले में फोर्स ऐसे लग रहा था, एरिया परपेंडिकुलर वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें एरिया यहाँ पर कौन सा ही पैरेलल लिखा हुआ है,
स्ट्रेस के फॉर्मूले सभी में सेम रहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। और लास्ट है वॉल्यूमेट्रिक। इन सभी की डेफिनेशन देखो, अभी वीडियो में अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। हम लोग चाह रहे हैं कि मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ज्यादा हो। क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की बात करें तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिख रखी है, आप वहां से आके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल की अभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा अगर चारों तरफ से इस तरह से फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, तो नो डाउट इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा इस तरह से। इस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिपेंड होगा फोर्स अपॉन एरिया। फिर से वही बात, एरिया कौन सा लिया जाएगा, तो इसमें लिया जाएगा पूरा का पूरा सरफेस का, यानी सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया रहेगा वो रहेगा सरफेस एरिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा तीनों जो स्ट्रेस है उसमें एरिया पे अलग अलग, जैसे इसमें एरिया परपेंडिकुलर, पैरेलल, और इसमें लिया पूरा का पूरा सरफेस एरिया। कॉमन लेकिन फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला कॉमन रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके ना न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल उठाते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए भाई, ये पहला क्वेश्चन है। ये कहता है टू वायर्स एक्सर्टेड बाय द सेम फोर्स। तो दो वायर बना लेते हैं और ये दोनों वायर पे सेम फोर्स लग रहा है। exerted by the same force F and F. If the radius of the wire A is double the radius of B, जो रेडियस है A की वो डबल है रेडियस ऑफ B। सिंपल आपसे कहता है then stress produced in wire A to B। A to B मतलब रेशियो निकालना है अपने को स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, तो सिग्मा ऑफ A अपॉन सिग्मा ऑफ B चाहिए, स्ट्रेस का रेशियो चाहिए। यह है स्ट्रेस इन A अपॉन स्ट्रेस इन B। अभी फॉर्मूला पढ़ा है स्ट्रेस का, सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया यहाँ लिया जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन, दिस इज पाई आर ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सेम थिंग पाई आर बी स्क्वायर। फोर पाई से पाई गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी। सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी कितना आएगा, आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, या आर ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर पुट करेंगे तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी दिस इज इक्वल टू 1/4 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू वायर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स F and 3F। तो एक वायर हो गया, इस पे फोर्स लग रहा है, और दूसरा वायर इस पर फोर्स लग रहा है F, और दूसरे वाले वायर पर लगता है फोर्स 3F। पहले आप लोग डायग्राम बनाया करें, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया करा करें। तो रेडियस का रेशियो दे रखा है इसमें, ये फोर्सेस हो गए having radius r in the ratio, radius r a upon r b, इसको मान लेते हैं a and this is b, 2/3। आपसे कहता है then find the ratio of the stress। अभी फॉर्मूला पढ़ा है स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो रेशियो लोगे अगर a और b का, फोर्स a अपॉन एरिया ऑफ a डिवाइडेड बाय फोर्स b अपॉन रेडियस ऑफ b। फोर्स ऑन ए ऐसा लगता है, पहले ऊपर ले जाते हैं इसको, तो सिंपल एफ ए अपॉन एफ बी मल्टीप्लाई ए, तो यहां से सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी हो जाएगा। फोर्स ए पे फोर्स लग रहा है सिंपल एफ डिवाइड बाय 3F। एरिया ऑफ बी, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, एफ से एफ गया, हो जाएगा 1/3 इंटू आर बी अपॉन आर ए स्क्वायर है। देखो यहाँ पे दे रखा बट ये रिवर्स में है, तो उसका रेसिप्रोकल करो पहले 3/2,
उस 3/2 को यहाँ पे पुट करो और स्क्वायर पे लगाया तो यहाँ हो जाएगा 9/4। तो आंसर आ गया 3/4। सिंपल। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी हम लोग पहले रेशियो लेंगे, रेडियस का रेशियो दे रखा था, उसको यहाँ पर हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया और सीधा आंसर आ गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है टू वायर्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम एंड रेशियो ऑफ देयर। देखो यहाँ पर वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम दे दिया है, स्ट्रेस के फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है, समझते हैं कहां से वॉल्यूम आएंगे। तो एंड रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज दिस एंड दिस, ठीक है। तो लेंथ का रेशियो दे रखा है, दो वायर है। सबसे पहला काम है डायग्राम। डायग्राम से क्या होता है, थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि गिवन क्वांटिटीज क्या, किस तरह की हमारी अप्रोच रहेगी। ट्राई करा करो ये समझने का कि किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। मेन चीज होती है कि कैसे हम लोगों ने अपने इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को चेंज किया डेटा में, और डेटा से कैसे हमने आउटपुट कह सकते हैं आंसर निकाला। तो लेंथ दे दिया ए और बी वायर मानेंगे LA/LB 3/2 एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम आर इन रेशियो दिस। फोर्स FA/FB दे दिया है 9/5। फिर से बोलता है स्ट्रेस निकालिएगा, तो सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। पर दिक्कत की बात है यहाँ पे एरिया नहीं पता मेरे को, एरिया को नेगलेक्ट नहीं करेंगे या फिर ऐसे नहीं मानिए कांस्टेंट है, एरिया को रिमूव करेंगे। ये याद रखना, वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है हमेशा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। जनरल फॉर्मूला है एक तरह से। जो वॉल्यूम बेसिकली बनते हैं, ऐसे क्यूब है तो क्यूब जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे बना होगा, एक सरफेस का वो लिया होगा एरिया मल्टीप्लाई ए क्यूब की, तो बन गया ए। तो इन जनरल कह सकते हैं जो वॉल्यूम होते हैं वो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, कहीं ना कहीं एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई करके आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। ये अप्रोच ध्यान रखना। आपके 12th क्लास में जो हम लोग रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी बड़ा काम आएगा। यहाँ पर मैं लेंथ और लेंथ से इंटू लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ। स्ट्रेस इक्वल टू लेंथ से इंटू और लेंथ से डिवाइड करिए, फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ से इंटू लेंथ से डिवाइड, FL नीचे हो गया वॉल्यूम, ये हो गया स्ट्रेस। और अपने से क्या रखा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, इक्वल वॉल्यूम है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है फोर्स पर और लेंथ पर। और देखो फोर्स और लेंथ के रेशियो दे रखे थे ऑलरेडी, तो सिंपल सिग्मा ए सिग्मा बी हो जाएगा FA/FB LA/LB। पुट करेंगे आंसर आएगा 9/5 मल्टीप्लाई, ये दे दिया 3/2 27/10। तो जो इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी ये फॉर्मूला। और आप हमेशा ऐसे करना कि अगर आपको एरिया गायब करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो सिंपल लेंथ से इंटू लेंथ से डिवाइड करिएगा, उससे क्या बनेगा नीचे वॉल्यूम, और आप वॉल्यूम को यहाँ पे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अ वायर ऑफ मास m इज हेल्ड एज शोन इन फिगर, दे दिए है और इस पूरे वायर का मास है m, और आपसे कहता है फाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस एट इट्स मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब इसे फोर्स दिया नहीं तो फोर्स खुद से निकालना पड़ेगा। इस तरह के सवाल ऐसे क्या करो, यहाँ पर दिया ना, इसमें एक चीज गिवन नहीं है, इसमें ऐसा करो एरिया मान लीजिए इसमें ए वायर का एरिया, ये वाला, और इस पॉइंट को लेट से हम लोग लिख देते हैं पी। तो आप ऐसे क्या करो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया करो इस क्वेश्चन में। ये पॉइंट से क्रॉस सेक्शन बनाया, इसको ऐसे करो, ऊपर वाले वायर को ऐसे इट इज रहने दो हाफ, बाकी नीचे वाले वायर को है ना ऐसा मास की तरह ट्रीट करो। क्योंकि सोचो जरा, जो पी पॉइंट होगा इस पर फोर्स कौन लगाएगा, ग्रेविटी, और किसके से, इस मास की वजह से। तो इस मास की वजह से जितनी ग्रेविटी नीचे आ रही होगी, mg जितना वेट लग रहा होगा उतना ही फोर्स ये पॉइंट पी एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ऊपर वाले की वजह से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना, ये इस पॉइंट पी को नीचे खींच रहा होगा, तो हम लोग इसको मास अलग से दिखा देते हैं ऐसे। टोटल का मास अगर m है, और क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, ये गिवन नहीं है वैसे तो यूनिफॉर्म ही है नो डाउट, अदरवाइज डेंसिटी के लिए कोई रेशियो देता, इक्वेशन देता, यूनिफॉर्म वायर मानी चलेगी, यानी कि यहाँ पर मास होगा m/2, सिमिलरली यहाँ पर भी m/2। अब आसान है, इस पॉइंट P पर कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे, फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, मास इनटू ग्रेविटी।
सिंस मास m/2 तो यहाँ पर m/2 स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ले लेते हैं ये mg/2। इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना वो देखिए कितना मास है उसमें। ऐसे ही वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं फिर से ये डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ ये पॉइंट कहीं और दे देता हूँ, पी पॉइंट। सेम क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म मास का एक वायर लिया है और पॉइंट पी इधर है और ये 1:3 में कट कर रहा है, 1:3 में। हमें फिर से बताना है कि पी पॉइंट पर कितना स्ट्रेस होगा। तो अभी लॉजिक समझे, हमें ये देखना है कि नीचे कितना मास कंटेन कर रहा है। अगर टोटल में मास m है, हम इसको सेक्शन फॉर्मूला जो होता है 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उससे भी कर सकते हैं। अगर इसको x माने तो इसको 3x और टोटल मास कितना हो जाएगा m के बराबर, यहाँ से x आ जाएगा m/4। अगर आप इसको x और 3x से सॉल्व करें, टोटल मास m ले लेते हैं तो x के लिए m/4 हो जाएगी। यानी इस वाले पोर्शन में मास होगा सिंपल m/4 और इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में मास होगा 3m/4। इसको फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट डायग्राम में नीचे ले लेते हैं मास 3m/4। अब ये पी पॉइंट के नीचे कितना मास है, ये है, तो यही इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, यही फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फिर से मास इनटू ग्रेविटी, सिंस मास है 3m/4। स्ट्रेस चाहिए तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, यानी सिंपल आंसर आएगा 3mg/4। फिर से ये क्वेश्चन सेम है जैसे अभी हम लोगों ने किया था, कि आपसे कहता है फाइंड द स्ट्रेस एट पॉइंट P। ऐसा करते हैं, P पॉइंट से सर्किल बनाओ ऐसे, और ये देखो पॉइंट P के नीचे कितना मास है, 3 + 5 8m। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा सिंपल 8m के बराबर, 8mg। स्ट्रेस आएगा 8mg/8। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9।